ये बता दो नैनों की रेशम डोरी से, अपनी कोमल बरजोरी से, रहने दो इसको निर्जन में, बांधो मत मधुमय बंधन में, एकाकी ही है भला यहाँ निठुराई सी झकझोरी से। ये रचनाकार इसके कौन हैं? इस पंक्तियों के, इस कविता के रचनाकार कौन है? आयोग आपसे ऐसे पंक्तियों को पूछ लेता है अक्सर, ठीक है, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है, क्योंकि देखो समय परिवर्तन हो रहा है, उसके साथ जो प्रश्नों का क्या है स्तर है, उनमें भी क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। और क्या पूछ लेता है? सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाला, कर मुल्ली सिर पे मोर पंख पीताम्बर उर्बन माला। ये पंक्तियां किस रचनाकार की है? बता दो मुझे, ये पंक्तियां किस रचनाकार की है? तो आज हिंदी साहित्य के क्षेत्र में क्या करने वाले हैं? गोता लगाने वाले हैं, ठीक है। गोथा से अर्थ मतलब देखो, गोता से क्या अर्थ होता है? डुबकिया सिंधु में गोता खोल लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, ठीक है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आपको क्या लगाना है? आज डुबकिया लगाना है, इसलिए जो आपकी एनर्जी लेवल है, ऑक्सीजन लेवल है, पूरा बना के रखना, ठीक है। फर्स्ट से लास्ट तक क्या होनी चाहिए? आपकी एनर्जी पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि देखो आप जितना अंदर समुद्र में क्या लगाओगे? गोत लगाओगे, मतलब डुबकिया लगाओगे, ठीक है। जितनी गहराई में जाओगे तो आपको वहां क्या मिलेंगी? मोतियां मिलेंगी। वैसे आप आज जितना डीपली साहित्य में घुसोगे, इसके अर्थ, सौंदर्य एवं महत्व, उत्साह को समझोगे, उतना ही क्या मिलेगा आपको? यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। जो गहराई तक जाएगा, गोत लगाएगा, उसे क्या? मोतियां प्राप्त होंगी, ठीक है। और जो आधे से ही भाग जाएगा, उसे क्या? कुछ प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। अगर आप पूरा साहित्य को निचोड़ के देखोगे, इसको अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे, तो आपको क्या होगी? सफलता हासिल होगी, ठीक है। असफलता एक चुनौती है, तुम्हें स्वीकार करना है। क्या कमी रह गई है उसे देखो और उसमें सुधार करो। जब तक सपन न हो, नींद और चैन को तुमने त्यागना है। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता बहुत ही सुंदर है, ओतपोत कर देती है ये कविता मुझे, ठीक है। इतना उत्साह भर देती है, इतना जोश भर देती है कि ओतपोत कर देती है, ठीक है। साहित्य में घुसने के लिए, साहित्य के अंदर झांकने के लिए क्या कर देती है? मुझे मजबूर कर देती है, विवश कर देती है। उसी प्रकार आपको भी आज क्या होना है? विवश होना है, क्योंकि आपको अगर परीक्षाएं क्रैक करनी है तो साहित्य के अंदर घुसना ही होगा, ठीक है। 20 नंबर आपके कहीं जाएंगे ही नहीं, मैं आपको बाहर का बताऊंगा ही नहीं, ठीक है। जो वेरी इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं। देखो लैंग्वेज बता दिया, साहित्य के क्या क्रम चल रहे हैं, ठीक है। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं है। तो यह किसने कहा है? क्या बोला कि जो देखो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनके अनुसार एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, ठीक है, परिस्थिति के अनुरोध नहीं है। कौन है ऐसे? कबीर हैं। चलो मुझे बता दो, वियोग वाली एक कोई कविता बता दो इनकी, ठीक है। देखो मैं ही बताता हूं आपको, ठीक है। अलप मिलन बिछुड़न बहुत, तड़प तड़प जी जाए, अपना सर्वस्व गवा कर किसी से प्रीत न करनी चाहिए। क्योंकि सुख तो क्या होता है? क्षणिक होता है, पर वियोग अधिक सहन करना पड़ता है, ठीक है। सुख क्या होता है? क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन जो वियोग होता है ना, वो क्या होता है? अधिक सहन करना पड़ता है। और प्राण तड़प तड़प कर तंजे, ठीक है, पड़ते हैं। पई मेलत नहीं मरहूं मरण मई ले तन्हू तुझू, ठीक है। तो ये क्या है? एक वियोग भरी कविता है, ठीक है, कबीरदास जी की है, ठीक है। तो आंसर भी क्या है? कबीरदास है, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं, प्रश्न नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा क्या है? सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयल विशाल, करमुल्ली सिरमोर पंख पीताम्बर उर्बनमान। ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो किसकी है? हमारे सूरदास की हैं, ठीक है। और क्या जानते हो आप सूरदास के बारे में? देखो इनका नाम तो सूरदास था, अगर उपनाम की बात करें तो क्या था इनका उपनाम? मदन मोहन क्या था इनका उपनाम था। आपसे पूछ लिया जाए कि देखो निम्न में से किस कवि का उपनाम क्या था? मदन मोहन था, ठीक है। वहां पे दे दे सूरदास, दे दे आपको तुलसीदास, दे दे आपको, ठीक है। तो आपको क्या, अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप बता सकते हो कि सूरदास का उपनाम क्या था? मदन मोहन था, ठीक है। पिता का नाम रामदास था, माता का नाम क्या था? जमुना दास था, ठीक है। जन्म स्थान कहाँ पे है? रुनकता या सीही पे इनका जन्म स्थान है। सन कब हुआ था? 1498 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुई?
83 ईस्वी में हुई। गुरु कौन थे इनके बताओ? सूरदास के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। ठीक है, अगर प्रमुख रचनाएं की बात करें तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। ब्रज भाषा का इन्होंने क्या किया है? प्रयोग किया है। किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, इतना बहुत है, बाकी आपको मैं सूरदास का अलग वीडियो लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? गारसा ए तासी। ठीक है, हिंदी साहित्य के अगर इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम पूछे तो क्या है? गारसा द तासी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, पद्मावत किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। ठीक है, पद्मावत। वहीं देखो पांचवा है, बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं, तो कौन है बेताल पच्चीसी के रचनाकार? सूरती मिश्र हैं। देखो याद कैसे करना है आपको मैं स्टोरी बताता हूँ। अगर देखो आप बेताल होगी तो आपका गाना संगीत कोई पसंद नहीं करेगा। ठीक है, आपको ताल के साथ क्या लगाना पड़ेगा? 25 सुर लगानी पड़ेंगी। ठीक है, 25 सुर लगाने पड़ेंगी, तभी क्या होगा? तालों के साथ 25 सुरों के मिश्र करोगे तो तभी आपका क्या होगा? संगीत मधुरमय होगा। ठीक है, बेताल 25। ठीक है, ताल के साथ क्या? 25 सुर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, सुर लगाओगे तो देखो क्या होगा? श्रुति मिश्र बन जाएगा। ठीक है, ताल पे क्या लगाना है? सुर लगाना है। ठीक है, 25 लगाने हैं, मिश्र करना है उसका। ठीक है, बेताल पच्चीसी के रचनाकार है कौन है? श्रुति मिश्र हैं। ठीक है, जब बेताल आए तो ताल के साथ क्या लगा देना है? श्रुति लगा देना है। आपको क्या पता चल जाएगा कि इसकी रचनाकार कौन है? श्रुति मिश्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती, पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस रचनाकार से? इनकी बहुत ही प्यारी क्या है? रचना है। ठीक है, उसमें इन्होंने क्या लिखा है? लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती। ठीक है, किसमें लिखा है? कामायनी में लिखा है। ठीक है, कामयानी में लिखा है। ठीक है, याद रखना। अगर बात करूं तो कामायनी में किसकी चर्चा हुई है? देखो कामायनी की कथा मूलतः एक कल्पना, एक क्या फैक्ट्सी है। ठीक है, जिसमें प्रसाद जी ने अपने समय के सामाजिक परिवेश, जीवन मूल्यों और समसामयिकता हो गया का विश्लेषण, समीक्षण तथा इसे एक अमर ग्रंथ बना दिया है। यही कारण है कि इसमें पात्र मनु, श्रद्धा और ईड़ा मानव प्रेम व बुद्धि के प्रतीक है। इन प्रतीकों के माध्यम से कामायनी क्या होगी? अमर होगी। ठीक है, महाकाव्य है इनकी एक। ठीक है, किसके? हमारे जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, जो महान होगा उसकी क्या होगी? जय जयकार होगी। ठीक है, क्वेश्चन सातवां है कि किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया था? तो छायावादी युग मैंने आपको बताया था कौन कौन थे उसमें, मैंने आपको बताया जयशंकर प्रसाद जी हो गए। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। सुमिता नंदन पंत जी हो गए। ठीक है, महादेवी वर्मा जी होगी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए। ये छायावादी कवि थे। ठीक है, उसमें से हमारा आंसर किस पे चले जाएगा? अभी जयशंकर प्रसाद पे चली जाएगा। ठीक है, जिन्हें क्या बोला जाता है? छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहा जाता है। ठीक है, किसे? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया और हमारे सुमिता नंदन पंत जी हो गए और हमारे कौन होगी? महादेवी वर्मा जी होगी। ठीक है, और सुमिता नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, प्रकृति के क्या थे? सुकुमार या चितेरे कवि थे। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ था? कौसानी था। ठीक है, वही महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला है। ठीक है, याद रखना। और आधुनिक युग की मीरा के नाम से इन्हें क्या है? विख्याति प्राप्त है। ठीक है, तो किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो जयशंकर प्रसाद ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो अज्ञेय में। ठीक है, अज्ञेय में व्यवस्था प्रियता होगी तो क्या? कितनी व्यवस्था प्रियता है तुम्हें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि अज्ञेय है। क्या है? अज्ञेय है, जिसका किसी को ज्ञान नहीं। ठीक है, कितनी व्यवस्था प्रियता है हमारे समाज में हमें नहीं पता, अज्ञेय है। ठीक है, याद कैसे रखना है? व्यवस्था प्रियता कितनी है समाज में, ना तुम्हें पता ना हमें पता। ठीक है, इसका कोई ज्ञान नहीं है। तो सबसे अधिक किस कवि के उसमें मिलती है? अज्ञेय में मिलती है। ठीक है, कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है, सहसा एक बूंद उछली। ठीक है, और क्या थी बताओ इनकी रचना, और क्या थी? कमेंट के लिए रखता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां कि भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो नाटक साहित्य का हिस्सा है। ठीक है, भारत दुर्दशा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता है। ठीक है, किस काल के युग थे बताओ मुझे? तो आधुनिक काल के थे। ठीक है, आधुनिक युग के कवि थे हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 10वां है, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा
कहा गया है। तो किसके द्वारा कहा गया है? गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो महतो द्वारा कहा गया है। ठीक है, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, अर्थ पे जाइए। जो अपनी जान को क्या करते हैं? खपाते हैं, उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। ठीक है, यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो महतो द्वारा कहा गया है। ठीक है, अगर वही बात करें गोदान किसकी रचना है, बताओ। बहुत ही सिंपल है, 10 बार मैंने आपको रोज मैं आपको बताते आ रहा हूं किसकी रचना है गोदान। तो किसकी रचना है गोदान? हमारे मुंशी प्रेमचंद्र की। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र की। अगर बात करें कि इनका वास्तविक नाम क्या था, तो क्या था इनका वास्तविक नाम? धनपत राय श्रीवास्तव था। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र का क्या था मूल नाम? धनपत राय श्रीवास्तव था। ठीक है, और इन्हीं की क्या है रचना? गोदान है। और क्या क्या है मुझे बता दो, देखो क्या है और मैं बताता हूं आपको। ठीक है, दुर्गा दास है, प्रताप चंद्र है, श्याम है, प्रेम है, कृष्णा है, वरदान है, प्रतिज्ञा है, सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, निर्मला है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण रह गया था। ठीक है, इनका है। वही कहानी संग्रह क्या कहते हैं? सप्त सरोज, नमक का दरोगा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रसून, सोजे वतन। ठीक है, जो क्या थी अंग्रेजों के पास है। ठीक है, सोजे वतन, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम से न प्रेम था। ठीक है, मैं यहाँ ज्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, इनसे एक फैक्ट बताता हूं। ठीक है, देखो मैं एक मजदूर हूं, जिस दिन कुछ ना लिखूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। ऐसे शब्द थे हमारे प्रेमचंद्र के। ठीक है, ज्यादा यहाँ पे व्याख्या नहीं करूंगा, आपको ज्यादा जानना है इनके बारे में तो आप कहाँ प्रेमचंद्र वाली सीरीज में जा सकते हो, मैंने बताया है डीपली इनके बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11वां, पवित्रता की माप। ठीक है, क्या बोला है कि पवित्रता की माप है। ठीक है, मलिनता सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी है पाप। ठीक है, यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? देखो तो किस पात्र का है? देवसेना का है। देखो बड़े बड़े शब्द पिरो दिए थे। ठीक है, तभी मैं बोलता हूं कि साहित्य में डुबकियां लगा डालू। ठीक है, डुबकियां लगाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? एक अनुभूति। ठीक है, ऐसी अनुभूति प्राप्त होगा कि आपके क्या बैठे हुए आंसुओं की क्या गंगा छलकने लगेगी, गंगा बहने लगेगी। ठीक है, सरस्वती यमुना जमुना बहने लगेगी। साहित्य पे अगर आप घुसोगे, उसके अंदर झांकोगे तो तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, पवित्रता की माप है, क्या है पवित्रता की माप? मलिनता है। ठीक है, मलिनता है। पवित्रता की माप क्या है? मलिनता है। पवित्रता को किससे नापा जा सकता है? मलिनता से नापा जा सकता है। वहीं सुख का आलोचक क्या है? दुख है। सुख का आलोचक क्या है? दुख है। ठीक है, पुण्य की कसौटी क्या है? पाप है। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो देवसेना का है। ठीक है, देखो पाप करेगा तो दंड कौन देगा? देव देगा। ठीक है, पाप करोगे तो दंड कौन देगा? देव करेगा। ठीक है, पवित्र भूमि कहाँ होती है? जहां क्या होती है? देव का वास होता है। ठीक है, जो क्या करेगा? सबके हित करेगा, उसको क्या? सुखों की प्राप्ति होगी। ठीक है, और जो सबकी आलोचना करेगा उसे दुखों की क्या होगी? प्राप्ति होगी। देखो मैंने आपको क्या स्टोरी के माध्यम से बताया। ठीक है, पवित्र भूमि कहाँ होती है? जहां देव निवास करते हैं। पवित्र से देवसेना लगाना। ठीक है, और क्या बोला कि सुख किसे मिलता है? जो सबका क्या करता है? सेवा करता है। तो उसे सुख की सेवा करता है, कौन देता है सुख? देव देता है। ठीक है, और वहीं जो सबकी आलोचना करता है उसे दुख कौन देता है? देव देता है। ठीक है, अगर पुण्य करोगे तो अच्छा फल कौन देगा? देव देगा। अगर पाप करोगे तो उसका दंड कौन देगा? देवसेना देगा। ठीक है, तो यह कथन स्कंदगुप्त के नाटक के किस पात्र का है? देवसेना का है। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, पवित्र को देव से लगाना, सुख दुख कसौटी पाप पुण्य सब देव से लगा देना। ठीक है, देखो क्वेश्चन 12वां है, दोहाकोश के रचयिता हैं तो कौन है? सरहप्पा है। ठीक है, दोहाकोश के रचयिता कौन है? सरहप्पा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, वही क्वेश्चन 13वां है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाला जी हैं। ठीक है, लल्लू लाल जी हैं। ठीक है, प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। क्वेश्चन 14 है, यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निस्थल था, अखंडता, सरलता व तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? तो किसका है? आचार्य रामप्रसाद शुक्ल जी का है। देखो भावों पे जाओगे तो बड़ा आनंद आएगा। देखो यह युग भारतेंदु। ठीक है, कौन सा युग? भारतेंदु का युग की बात करनी है। बच्चे के समान हंसता खेलता आया था। बच्चे के समान क्या है? हंसता खेलता आया था। बच्चे को आपने देखा होगा, छोटा बच्चा कितना हंसता है, कितना खेलता है। वहीं चंद घड़ी में अक्कड़पन दिखाता है, वहीं निश्चलता, वहीं गुस्सा, वहीं प्रेम, वहीं सब उसमें एक ही से आ जाता है। ठीक है, तो वहीं क्या बच्चों सी निश्चलता होगी, क्या अक्कड़पन होगी। ठीक है, सरलता और तन्मयता थी। यह किस आलोचक का है? तो आचार्य रामप्रसाद शुक्ल जी की है। ठीक है, क्वेश्चन 15वां है, मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान।
अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य व्यवस्था अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। यह कथन किस उपन्यासकार ने लिखा है? तो किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। ठीक है, देखो भावों में जाना है। ठीक है, मनुष्य से बड़ा है उसका क्या है? मनुष्य से भी बड़ा क्या है? उसका अपना विश्वास है। ठीक है, जो किसके द्वारा रचा गया है? मनुष्य के द्वारा ही रचा गया है। अपने आप में विश्वास होगा तो किसके द्वारा रचोगे? आप अपने आप में विश्वास अपने ही द्वारा रचोगे ना। तो ठीक है, अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य व्यवस्था का अनुभव करता है। देखो अपने विश्वास और विधान के सामने के क्या करता है? वो व्यवस्था अनुभव करता है। देखो आपका विश्वास अगर जहां से कमजोर होना लगेगा तो आप क्या करोगे? व्यवस्था अनुभव करोगे। इसलिए अपने विश्वास को क्या नहीं होने देना है? कमजोर नहीं होना देना है। ठीक है, और स्वयं ही उसे बदल देता है। देखो अगर आप कोई उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, ठीक है, वैसे तो साहित्य पे उदाहरण नहीं चलते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए उदाहरण बता देता हूं। ठीक है, आपको पर्वत पे चढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आपने विश्वास रखा है कि मैं पर्वत पे चढ़ाई करूंगा, तो किसके द्वारा रचा है विश्वास? आपके द्वारा रचा है। ठीक है, अगर देखो अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य क्या हो जाता है? व्यवस्था हो जाता है। आधे तक गए, अगर उसको देख के आप डर गए, पीछे हट गए, तो क्या करोगे? आप ही व्यवस्था का अनुभव करोगे और अपना रास्ता उसे देख के स्वयं ही बदल दोगे। या तो पहाड़ से नीचे आ जाओगे या तो उधर ही बैठ जाओगे। ठीक है, तो ये शब्द के रचनाकार किस रचनाकार के हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारों क्या? हजारों मूर्तियां बसा लो मन में, मनुष्य से बड़ा उसका अपना विश्वास नहीं है। ठीक है, हजार विश्वास से एक कठिन वाला विश्वास अपने मन में बसा लो। ठीक है, जिससे आपको बाद में क्या मिलेगा? प्रसाद मिलेगा। कैसा प्रसाद मिलेगा? द्वे रंग का प्रसाद मिलेगा। ठीक है, एक विश्वास वाला प्रसाद मिलेगा, एक सफलता वाला विश्वास मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको समझा दिया कहानी के माध्यम से। ठीक है, 16 की ओर बढ़ते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता। ठीक है, वीरों का कैसा हो बसंत के रचयिता कौन है? वेरी इंपोर्टेंट है। तो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, वीरों का कैसा? ठीक है, चौहान क्या थे? वीर होते थे। ठीक है, वीर होते थे। पृथ्वीराज चौहान आपने सुने होंगे। ठीक है, दिल्ली के सल्तनत पे बैठे बहुत बड़े क्या थे? सम्राट थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो वीर कैसे होते हैं? चौहान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? युद्ध में क्या होते हैं? विजय होते हैं। ठीक है, सुभद्र होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? अपने राज्यों की क्या राज सीमा में कुमारों को बैठा देते हैं। ठीक है, वीर कैसे होते हैं? चौहान होते हैं। तो वीरों का कैसा हो बसंत के रचयिताकार कौन है? तो हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन 17वां है। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? आंसू काव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, देखो आपका दुख कौन नहीं दे सकता है? वो ऊपर बैठे महिमा माई। ठीक है, जय शंकर। जय मतलब शंकर, जय मतलब शंकर। शंकर कौन? भगवान शिव जी आपका क्या नहीं देख सकते? आंखों आंसू नहीं देख सकते। अगर आप उनकी भक्ति करोगे तो वो क्या आपके आंसू नहीं देखते? आपको क्या? आपके प्रेम को देखते हैं, आपकी भक्ति को देखते हैं और आपको क्या करते हैं? दर्शन देते हैं। और दर्शन रूप में क्या करते हैं? प्रसाद देते हैं। क्या देते हैं? प्रसाद। मांगो बालक तुम्हें क्या आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, प्रभु मुझे अपने शरण में रखना, तथास्तु। ठीक है, समझे? तो आंसू कौन नहीं देख सकते? आपके शंकर भगवान नहीं देख सकते। ठीक है, उनकी भक्ति करोगे तो प्रसाद मिलेगा। प्रसाद के रूप में वो दर्शन देंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। ठीक है, याद रखना। 18वां की ओर बढ़ते हैं। पंचवटी कौन सा समाज है? पंचवटी में कौन सा समाज है? तो द्विगु समाज है। ठीक है, पंचवटी में कौन सा समाज है? द्विगु समाज है। वही क्वेश्चन 19 की ओर बढ़ते हैं। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? निह धन उत्तर। क्या होता है? निरुत्तर होता है। निह धन उत्तर निरुत्तर होता है। ठीक है, वही क्वेश्चन देखो 20वां है। रामचरितमानस में कितने खंड हैं? 7 खंड हैं। इससे पहले वाली सीरीज में मैंने बताया था 7 खंड रामचरितमानस के। ठीक है, किसके द्वारा रचित है? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक है, रामचरितमानस 7 खंड हैं और मैंने डीपली में बताया था पिछली वाली वीडियो में, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वही क्वेश्चन 21 है। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? ऐतिहासिक है। क्या है? ऐतिहासिक है इतिहास शब्द। ठीक है, इतिहास अगर का शब्द विशेषण की बात करें तो ऐतिहासिक। ठीक है, नवनीत शब्द का वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। आप यही क्या हो जाती हो? भ्रमित हो जाती हो। नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या होता है? मक्खन होता है। ठीक है, प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है। ठीक है, आप प्राचीन का क्या कर दोगे? अप्राचीन। अर्वाचीन होता है। ठीक है, देखो मनुष्यता का विपरार्थ कौन क्या है? बर्बरता है। बर्बरता मतलब कि देखो जिसमें दया नहीं है, ठीक है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, बर्बरता, एकदम बर्बर है, बर्बर है, बर्बर है। ठीक है, तो मनुष्यता का विपरार्थ क्या है? बर्बरता है। ठीक है, क्वेश्चन 25 है कि किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? भक्ति काल को क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। चलो मैं पूछ लूं आपसे, भक्ति काल के कवियों के नाम बता दो मुझे। चलो 4 कवियों के नाम बता दो भक्ति काल के।
देखो एक लाइन में पहले मैं भक्ति काल बताता हूँ, ठीक है। भक्ति काल में सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख भक्ति क्या होते हैं, कवि होते हैं। एक तो सगुण भक्ति होता है, एक निगुण क्या होता है, निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि होते हैं। देखो कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास हो गया, चतुर्भुज दास हो गया, चित्त स्वामी हो गए, गोविंद स्वामी, हित हरिवंश हो गया, गदाधर भट्ट हो गए, मीराबाई, ठीक है, मीराबाई, स्वामी हरिदास, सूरदास, मदन मोहन, श्री भट्ट व्यास जी हो गए, रसखान हो गए, ध्रुवदास हो गए, चैतन्य महाप्रभु और रहीमदास। ये क्या है, भक्ति काल के कवियों में आते हैं, ठीक है। एक सगुण एक निर्गुण, दो शाखा आते हैं इसमें। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मैंने बता दिया था कि सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य थे, ठीक है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। 27वां है, जिसका जन्म न हो एक शब्द बताइए। देखो जिसका जन्म न हो इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, अजन्मा। जिसका क्या जन्म न हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, अजन्मा किया जाता है, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छा है, कनक कनक तय मादकता अधिकाय, ठीक है। क्या बोला कि कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। पहले तो मुझे ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, इसको पहले पूर्ण कर दो। मुझे बताइए कि इसका पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। ये तो एक ही सेंटेंस दिया है, मुझे बताओ पूरा क्या है। देखो पूरा क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, ठीक है। या खाराय बोराई जग, वा पाई बोराई जग, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, अर्थ को समझना है आपको, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाराय बोराई जग, बोराई मतलब पागल, वा पाई बोराई जग, ठीक है। देखो क्या होता है, एक कनक मतलब धतूरा होता है, एक कनक मतलब सोना होता है, ठीक है। अगर ज्यादा धतूरा पी लिया जाए तो क्या हो जाओगे, पगला जाओगे, ठीक है, हंसते रहोगे, पागल हो जाओगे, बौरा हो जाओगे, ठीक है। और ज्यादा सोना मिल जाओगे तब भी क्या हो जाओगे, बौरा हो जाओगे, पागल हो जाओगे, ठीक है। वही मतलब एक कनक धतूरा, एक कनक क्या सोना, ठीक है। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार है। देखो पहले तो आपको यमक जो अलंकार होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, ठीक, किंतु अर्थ भिन्न हो, ठीक है, यमक अलंकार कहलाता है। जैसे कनक दो बार आया, एक कनक मतलब सोना हो गया, एक कनक मतलब धतूरा हो गया, ठीक है। देखो अर्थ पे जाना है, जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु क्या हो उनका अर्थ भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं एक बताता हूं, देखो तीन बेर खाती है वो तीन बेर खाती है, ठीक है। एक तीन बेर मतलब, एक बेर मतलब समय बोलते हैं, ठीक है, कि तीन बार खाऊं, ठीक है। एक तीन बेर मतलब कि खाने वाला बेर, ठीक है। तीन बेर खाती है वो तीन बेर खाती है वो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, जो पाराय पाए सो बोराय, जो पाए जो खाए सो बोराय, ठीक है। तो क्या एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उनके क्या हो, अर्थ भिन्न हो, क्या होता है, यमक अलंकार होता है, ठीक है। बता दिया है, मेरे हिसाब से आपको याद हो जाएगा कि यमक अलंकार किसे कहते हैं। और कनक कनक तय सौगुनी, तीन बेर खाए वो और तीन बेर खाए वो, क्या इनमें क्या अलंकार आता है, ठीक है। अर्थ से ज्यादा स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। देखो 29वां क्वेश्चन है, खड़ी बोल का जो अरबी फारसीमय रूप है वो क्या है, खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप क्या है, उर्दू भाषा है, ठीक है। वही 30वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है, उदंत मार्तंड है, ठीक है। उदंत मार्तंड है हिंदी भाषा का पहला क्या समाचार पत्र। किस सन में प्रकाशित हुआ था, 1826 में प्रकाशित हुआ था। कौन सा हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र, उदंड मार्तंड, ठीक है। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, पूछा गया है, ठीक है। इसमें से 2 नंबर आपके कहीं जाने वाले हैं ही नहीं, पकड़ के रख लो, साहित्य को क्या कर लो, पकड़ के रखो, अपने मन में अपने दिल में बसा लो, ठीक है। दिल में बसाओ, जैसे आपके दिल में क्या बसा है, देश प्रेम बसा है, ठीक है, वैसे ही बसा लो, ठीक है। कोई कन्या बसी है क्या आपके दिल में, कन्या बसी है तो निकाल डालो, ठीक है। देश प्रेम को बसा डालो, उसके साथ साहित्य के क्षेत्र को बसा डालो। अगर आपको क्या करना है, उस सफलता के सीमा पे पहुंचना है तो क्या अपने मन में देश प्रेम और साहित्य के क्षेत्र को बसा डालो, कन्या को निकाल डालो, ठीक है। समय आने पे सब प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 31 है, देखो हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है, तो बनारस अखबार में क्या कहा गया है, हिंदी को
हिंदी की जो भाषा है खड़ी बोली उसको क्या कहा गया है, मध्य देशी भाषा कहा गया है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है, गाथा मतलब गाहा होता है, किसी चीज की गाथा। ठीक है, कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, तो प्राकृतिक का भास होता क्या होता है, भास होता है। ठीक है, देखो हिंदी का विकास कैसे हुआ, मुझे बता दो, हिंदी का विकास कैसे हुआ, क्या सीधे हिंदी आई थी, नहीं आई थी, तो हिंदी का विकास कैसे हुआ बताओ मुझे। अगर तो मैं बता ही देता हूं आपको थोड़ी, अगर हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण को तो संस्कृत क्या थी, मूल भाषा थी। संस्कृत के दो रूप आए, ठीक है, एक वैदिक आया, एक लौकिक आया। ठीक है, वैदिक में क्या लिखे गए थे, जिसकी भाषा कठिन थी उसमें वेद पुराण उपनिषद लिखे गए वैदिक में। ठीक है, लौकिक की भाषा सरल थी, रामायण और महाभारत लिखे गए। ठीक है, प्रारंभ में संस्कृत दो रूपों में प्रचलित थी, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक की भाषा कठिन थी, लौकिक की क्या थी, सरल थी। ठीक है, वहीं देखो फिर क्या हुआ, संस्कृत से वैदिक, वैदिक से लौकिक, लौकिक से पाली, पाली से प्राकृतिक, प्राकृतिक से सौर सैन्य अभ्रंश, और इसका आज बिगड़ता बिगड़ता क्या हो गया, हिंदी रूप में परिवर्तित हुआ है। आगे भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो आप बोल सकते हो भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। भाषा क्या है, परिवर्तनशील है, जो समय के अनुसार क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। आगे भी इसी सरल भाषा आ जाए, जैसे लौकिक वैदिक कठिन थी। ठीक है, उसके बाद इसका रूप बदलते गया। ठीक है, तो भाषा क्या है, परिवर्तनशील है, इससे आप लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 39 है कि संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है, तेलुगु है। देखो संस्कृत में सर्वाधिक अगर प्रभावित द्रविड़ भाषा की बात करें तो तेलुगु है। ठीक है, 40 क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था। देखो भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम किसने किया, अमीर खुसरो ने किया। वेरी इंपोर्टेंट है, वीआईएमपी क्वेश्चन है, फैक्ट। ठीक है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, 41 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में क्या हिंदी को कहा गया है, क्या कहा गया है, हिंदी को राजभाषा कहा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है, क्या कहा गया है, राजभाषा। ठीक है, उर्दू किस भाषा का शब्द है, पूछ लिया जाता है, तो तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। ठीक है, क्वेश्चन 43 है, देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो देश में नागालैंड की राजभाषा क्या है, अंग्रेजी है। ठीक है, इंग्लिश है। ठीक है, वहीं 44 प्रश्न है। ठीक है, बिहारी निम्नलिखित में से किस काल की कवि थे, देखो जो बिहारी कवि थे किस काल की कवि थे, तो रीति काल की कवि थी हमारी बिहारी जी। ठीक है, वही 45 क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तकाकार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर में भूमिका छपी थी। इस भूमिका में उसका शीर्षक क्या था, तो हिंदी साहित्य का विकास उनकी क्या थी, इस पुस्तक में भूमिका थी। ठीक है, 46 है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है, रामचरितमानस है। ठीक है, किसके द्वारा रचित है, तुलसीदास द्वारा क्या है, रचित है। इसमें क्या है, 7 अध्याय। ठीक है, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, बाल कांड, ठीक है, और क्या लंका कांड, जिसे युद्ध कांड भी कहा जाता है। बाकी आप बताएंगे। ठीक है, मैं बताते बताते आ रहा हूँ। ठीक है, मेरे वीडियो आपको क्या कनेक्टिंग वीडियो है। देखो मैं इतने पे ही नहीं छोड़ दूंगा कि देखो कि उसका आंसर बताया था, वन लाइनर। देखो ये तो कोई भी बता देता है। ठीक है, कहीं से भी कॉपी करके बता दो। देखो इनके बारे में आप कितना बता सकते हो, चीजों को कनेक्ट करते हुए। ठीक है, क्योंकि आप एक साथ नोट्स बनाओगे तो एक ही साथ, जैसे रामचरितमानस है तुलसीदास द्वारा लिखी है, इसमें 7 कांड हैं। ठीक है, तो एक ही साथ रहेगा तो आपको पढ़ने में क्या होगी, सुविधा होगी, और पढ़ने में क्या आएगा, आनंद आ जाएगा। ठीक है, तभी तो लड्डुओं की बरसात होती है मेरे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन सुपकार पे। ठीक है, संलग्न करोगे तो क्या करोगे, आप हिंदी के साहित्य क्षेत्र में डुबकियां लगाओगे। ठीक है, मोतियां बाहर निकालोगे। ठीक है, सफलता को चूमोगे। ठीक है, चलो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। क्वेश्चन 47 है, जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई दे, प्रचुरता मतलब कि किसी विशेष रचनाओं की अधिकता दिखाई जाए, मतलब प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, हमारा क्या है, जो भारत देश में इसमें संसाधन प्रचुर मात्रा में है। भूगोल की बात कर ली मैंने, बताना। ठीक है, मैं आपको ज्योग्राफी वाले सीरीज में ही बताऊंगा कि जो संसाधन है ये प्रचुर मात्रा में है कि नहीं है। ठीक है, ज्यादा भटकना भी नहीं है, साहित्य है तो साहित्य में ही रहना है। ठीक है, साहित्य में रहना है, आपके आंसू बाहर निकालने हैं। ठीक है, आंसू बाहर निकालने हैं, वो आंसू को आपने मोतियों के रूप में देखोगे, तभी आप क्या होगे, सफलता पे पहुंचोगे। ठीक है, तभी आप माउंट एवरेस्ट की क्या चोटी फतेह करोगे। फतेह मतलब जीतना होता है। ठीक है, क्वेश्चन 47 क्या बोल रहा था कि जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, ठीक है, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता किस इतिहासकार की है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। ठीक है, सीरीज का अंतिम स्लाइड है। देखो केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है, मलयालम है। क्या है, मलयालम है केरल की राजकीय भाषा। ठीक है, वही नागालैंड की मैंने राजकीय भाषा आपको अंग्रेजी बता दिया। ठीक है, देखो क्या बोला कि हिनालिक, ठीक है, हिनालिक या हिनालेक या हिनालक की राजकीय भाषा क्या है, कार्यालयी भाषा क्या है, कब घोषित की गई, तो देखो 26 जनवरी
1965 को क्या हिनीलिक को राजकीय भाषा, ठीक है, कार्यालयी भाषा के रूप में क्या कर दी गई, घोषित कर दी गई। ठीक है, तो आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, हिंदी साहित्य में आपने लगाई डुबकी, आपको आनंद आया, आपको मोती मिले। देखो जिसने पूरी वीडियो देखी है उसे तो मोतियां मिले, मुझे पता है। और जब परीक्षाओं में बैठेगा वो वहां तैराक लगाएगा, हिंदी से साहित्य के प्रश्न आ जाएंगे। बताओ, सुंदर परम किशोर विक्रम चंचल नयन विशाला कर मूल्य सिरमोर पंख पीतांबर उर्वन माना। ये पंक्ति किस रचनाकार की है, सूरदास की है। अगर जिसने क्या लगाया, डुबकियां लगाई है, उसे ही पता चलेगा। लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य नचती, पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस रचना का अंश है। जिसने गोताखोर में क्या, सिंध में, जिसने साहित्य में डुबकियां लगाई उन्हें पता है कि कामायनी की है। ठीक है, और वही क्या बताया, पवित्रता की माप मलिनता है। ठीक है, सुख का आलोचक दुख है, पुण्य की कसौटी पाप है। यो कथन किस स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र ने कहा है, देवसेना ने कहा है। दोहा कोश के रचयिता कौन है, सरहप्पा है। ठीक है, तो ये आप क्या, जब आपने इसमें आज डुबकी लगाई तो आप तभी जानोगे आंसू काव्य के रचयिता कौन है, हमारे जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, तो अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल आप संलग्न कर सकते हो। अभी तो हमने शुरुआत की है। ठीक है, हिंदी का हमने क्या किया है, शुरुआत की है, लैंग्वेज के पार्ट पढ़ गए हैं। ठीक है, 12-13 हमने भाग डाल दिए हैं। उसमें हमारी क्या, साहित्य के भी क्या जो प्रमुख रचनाएं, रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, उनको भी डाल दिया है। अब उनके द्वारा जो पंक्तियां बोली गई और उनके द्वारा जो रचनाएं हैं उनका क्या चल रहा है, महामैराथन लड्डू साहित्य क्षेत्र में डुबकियां लगाने वाले वीडियो चल रहे हैं। ठीक है, आपका क्या, एक आपने कितना सीखा उसे तैयार कर रहे हैं, एक लाइनर। ठीक है, वन लाइनर मतलब एक रेखा वाले प्रश्नों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके लिए क्या होगा, आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होगा, लड्डू वीडियो क्या होगा, साबित होगा। 101% मैं आपको लिख के देता हूं, ऐसा संकलन आपको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, बहुत सारी किताबों का क्या किया है, मिश्रण किया है, तभी ये क्या आया है, एक समग्र रूप आपके सामने मैं क्या कर रहा हूं, रख रहा हूं कि आपको क्या होगी, पढ़ने में आसानी होगी। और हिंदी के 20 नंबर, ठीक है, 20 नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, 20 नंबर आपके कहीं गए ही नहीं। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप होगे तो एक पैसा भी खर्च नहीं होने दूंगा आप। ठीक है, आपको फ्री नोट्स में अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट चाहिए, उसका शॉर्ट सरल शब्दों में मैं आपको नोट्स क्या कराऊंगा, फ्री निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, वही क्या, आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, एक सरल शब्दों में, जैसे जितना मुझसे हो सके, जितना मैं जानता हूं, जितना मेरे तरीके हैं, जितना मैं क्या करता हूं आपको समझाने के लिए यूज करता हूं। ठीक है, फैक्टेबल टेक्टेबल, मैं दो बात करता हूं अपने वीडियो में, क्या, कनेक्टिंग एंड फैक्टिंग, कनेक्टिंग एंड फैक्टिंग दोनों को जोड़ेंगे। जैसे करंट में एसी डीसी जुड़ जाते हैं, ठीक है, जैसे न्यूट्रल और फेज जुड़ जाती हैं, वैसे मेरे वीडियो पे क्या मिलेंगे, कनेक्टिंग और फैक्टिंग तथ्य मिलेंगे। ठीक है, देखो चीजों को चीजों के साथ कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो बड़ा मजा आता है, आनंद आता है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला कि क्या करना है, एनर्जी बनाई रखनी है। ठीक है, अपना ऑक्सीजन लेवल आपका क्या होना चाहिए, फुल होना चाहिए। कहीं देखो आधे सागर में जाओगे मोतियां निकालने, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, मुसीबत आ जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल पूरा होना चाहिए। ठीक है, देखो वीडियो 40 मिनट तक करीब करीब बनी जाती है, क्योंकि देखो छोटे छोटे वीडियो देखो बार बार अच्छा नहीं लगता है कि 5-10 मिनट की। देखो मुझे कोई व्यूज नहीं बढ़ाने हैं, मुझे कोई लाइक सब्सक्राइबर नहीं बनाने हैं जो मैं छोटी छोटी वीडियो डालते रहूँ हर रोज। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको कितना मैं अच्छा प्रोवाइड कर दूं, मुझे ये आपके लिए देखना होता है। ठीक है, तो 40 या 50 मिनट की वीडियो बनी जाती है। अगर आप पूरे वीडियो में रहे होगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आधे से आओगे, आधे से भागोगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, आधे से आने वाले को सफलता नहीं मिलती है। देखो आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको बेस से, शून्य से ही क्या बनना पड़ता है, शिखर तक चलना पड़ता है। रातों रात कोई क्या नहीं बन जाता है, धनवान नहीं बन जाता है। ठीक है, क्योंकि समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान। ठीक है, समय के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, शून्य के साथ शिखर की ओर चढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, 0 से 1 से लेके 100 तक जाना पड़ेगा, नहीं कि 100 से आप नीचे को आ सकते हो। ठीक है, 1 से क्या 100 की ओर बढ़ोगे तो आपको जल्दी सफलता क्या हासिल होगी। अगर आप देखो बड़ी बड़ी गाथाएं गाने से कोई वो नहीं है। देखो किताबें मार्केट में बहुत हैं, लेकिन आपको समझ में भी तो आनी चाहिए। उतना इतिहास पढ़ के करोगे क्या, जो आपके सिलेबस में है ही नहीं उसे पढ़ के क्या करोगे। ठीक है, पढ़ो आप, लेकिन अपने ज्ञान के लिए पढ़ो। ठीक है, ज्ञान के लिए। देखो मेरे YouTube चैनल पे देखो, जिन्हें रटना है वो तो किताबें रटो। ठीक है, जिन्हें समझना है वो यहाँ पे क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हैं। रटने वाले आप क्या करो, आपसे निवेदन है आप मार्केट से किताबें लें और उन्हें चाटो, उन्हें रटो। ठीक है, रटो और अपना परीक्षा क्लियर करो और क्या करो, कुछ समय बाद भूल जाओ। ठीक है, लेकिन जो समझा हुआ होगा उसके जिंदगी में हर समस्याओं के समाधान करने में क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। ये मैं लिख के देता हूँ।
ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको एक व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन, ठीक है, क्या व्यवहार से आपके शिक्षा को क्या करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। आप हमारे लिए हैं, हम हमारे लिए हैं, ठीक है। आप हमारे लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ोगे, अपना ज्ञान में वृद्धि करोगे, तो हम आपको अपनी प्रोवाइड नोट्स सरल शब्दों में क्या करेंगे, उपकार के माध्यम से क्या करेंगे, संलग्न करेंगे, ठीक है। पूर्णतः निःशुल्क है। इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्द लेके आऊंगा। देखो 50 क्वेश्चन पहले कर लिए थे, 50 क्वेश्चन ये हो गए, 100 हो गए। अब 50 का मैं नेक्स्ट कल लेके आऊंगा, जो आपके लिए क्या होगा, वेरी इंपोर्टेंट होगा। दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आज के सीरीज में फिर नेक्स्ट सीरीज लेके आऊंगा। वही मुझे मेरे जो एक विशेष एक बहुत बड़े लेखककार हैं हरिवंश राय बच्चन जी, उनकी ही मुझे कविता याद आती है। मैं आपको हर अपने लेक्चर पे उनका ही याद दिलाता हूँ, ठीक है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर बार बार आप आप क्या करोगे, प्रयास करोगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए देखो, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सपन्न हो नींद चैन को त्यागे तुम, ठीक है। संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल पे क्या करना है, अपने गोते लगाने हैं, ठीक है। जिस प्रकार क्या करता है, एक सिंधु में एक गोताखोर क्या लगाता है, गोत लगाता है, मतलब डुबकियां लगाता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। देखो बार बार वो क्या करता है, सिंध में क्या करता है, गोता लगाता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं निकलता है, ठीक है। लेकिन वही उत्साह रहता है, जो उत्साह पहले डुबकी में रहता है, वही उत्साह क्या रहता है, अंतिम डुबकी लगाने में भी उन्हें रहता है। और क्या होता है, अचानक से मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। देखो उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू।